Hello and good morning. Welcome to Study IAS YouTube channel. This is संजय राठौर एंड आज हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट हिंदू न्यूज़ आर्टिकल जो आज के हिंदू न्यूज़पेपर में आए थे. सो डेट इज़ 16 नवंबर एंड एज यू नो कल जो था हिंदू नहीं आया था बिकॉज ऑफ दिवाली. सो आपको एक दिन का ब्रेक मिल गया इसमें. सो सबसे पहले हम देखते हैं जो लास्ट प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था. सो इट वाज रिगार्डिंग वायबिलिटी गैप फंडिंग VGF. तो हमने इसको रिसेंटली डिस्कस किया था. सो पहला स्टेटमेंट जो है वो कहता है वायबिलिटी गैप फाइनेंस मीन्स अ ग्रांट टू सपोर्ट प्रोजेक्ट्स दैट आर इकोनॉमिकली जस्टिफाइड बट नॉट फाइनेंशियली वायबल. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो हमने देखा वायबिलिटी गैप फंडिंग जो है बेसिकली वो ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए दिया जाता है जो कि सोशली या इकोनॉमिकली उन वो जस्टिफाइड हैं बट वो फाइनेंशियली एक स्टेबल रिटर्न नहीं देते हैं. ठीक है, यानी फाइनेंशियली अगर उन्हें देखा जाए तो फाइनेंशियली वो प्रोजेक्ट सही नहीं लगते बट उनका सोशल जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वायबिलिटी गैप फंडिंग का एक मैकेनिज्म लेके आई है. तो हमने देखा ये जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है ये उड़ान स्कीम में यूज़ हो रहा था जिसके अंदर हम रीजनल एयर कनेक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए एयरपोर्ट्स बना रहे थे. बट देखा गया कई ऐसे एयरपोर्ट्स थे जो कि फाइनेंशियली वायबल नहीं थे. तो ऐसे जो एरियाज़ हैं जहाँ पे ये रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके और वहाँ पर ये जो कंपनीज़ हैं जो कि एयरपोर्ट को रन करती हैं वो लोग भी फाइनेंशियली स्टेबल हो सके तो उनको सपोर्ट करने के लिए हम वायबिलिटी गैप फंडिंग का यूज़ देखते हैं. रिसेंटली हमने देखा गवर्नमेंट ने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए इस स्कीम को यूज़ किया. ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करेगी गवर्नमेंट तो वो वायबिलिटी गैप फंडिंग का ये जो आइडिया है उसके थ्रू यूज़ करने वाले हैं हम. ठीक है, हमने इसको रिसेंटली डिस्कस भी किया था. देन नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो ये स्टेटमेंट भी सही है. तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें वो होगा बोथ 1 and 2 दैट इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. सो हमने रिसेंटली देखा कि OTT जो प्लेटफॉर्म्स है या जो डिजिटल न्यूज़ चैनल हैं उनको गवर्नमेंट ने रेगुलेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर ले लिया. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ INB. तो इसके अंडर ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं और जो डिजिटल बेस्ड जो न्यूज़ चैनल हैं वो अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आएंगे. ठीक है, तो इसी से एक रिलेटेड सवाल है इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था दैट आपको दी गई है मीडिया और उसका रेगुलेटर. ठीक है, तो आपको देखना है इनमें से कौन सी जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है. तो हम पहला पेयर अगर बात करें दैट इज प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया. सो ये किस मीडिया को रेगुलेट करता है तो यहाँ लिखा है प्रिंट मीडिया. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन. तो इसमें ऐसा बोला गया है इनको मैच किया गया विद TV चैनल्स, TV न्यूज़ चैनल. ठीक है, देन थर्ड हम देखें दैट इज CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन. तो इन्हें मैच किया गया फिल्म के साथ. तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा जो ऑप्शंस हैं वो करेक्टली मैच्ड है. ऑलराइट, तो नेक्स्ट बिफोर स्टार्टिंग आज का एनालिसिस आपके लिए थोड़ा अनअकैडमी के बारे में तो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स. सो अनअकैडमी जो है आपको पता है एस्पायर के अंडर एक ऑल इंडिया लेवल फ्री मॉक टेस्ट कंडक्ट करा रहा है फॉर सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स. तो इसकी जो डेट्स हैं वो ये 4 डेट्स हैं, यानी हर महीने की ये जो 4 डेट है दैट इज़ 1st, 10th and 25th and 30th को ये टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है. और इसका जो टेस्ट का टाइमिंग रहता है वो सुबह 10 बजे यानी 10 AM रहेगा. एंड इसके अंदर आपको एक्साइटिंग प्राइस एंड स्कॉलरशिप अवेलेबल है फॉर टॉप 50 रैंकर्स इन दिस टेस्ट. तो आप इस पर एनरोल करा सकते हैं एंड देन यू कैन गिव दिस टेस्ट. तो कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए एडवांटेजेस अगर आपके टेस्ट दे रहे हैं तो क्या होगा दैट इज़ आपको एक ऑल इंडिया लेवल रैंक मिलेगी. और ये जो टेस्ट हैं दीज आर क्रिएटेड बाय एक्सपीरियंस फैकल्टी जिनको UPSC में बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है. और आपको इन टेस्ट का एनालिसिस मिलेगा बाय द टॉप एजुकेटर्स. ठीक है, इसके अलावा आपको एक डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी मिलेगी. राइट, सो अगर हम बात करें जो 1 नवंबर को टेस्ट होता है दैट इज़ UPSC करंट अफेयर्स बेस्ड टेस्ट होता है. ठीक है, तो आपका करंट अफेयर्स को एक बार चेक करने के लिए आप इस एग्ज़ाम के थ्रू गो थ्रू कर सकते हैं. देन अगर हम बात करें 10th and 25th नवंबर को जो टेस्ट होगा दैट इज़ UPSC प्रीलिम्स पेपर 1. जो GS का पेपर 1 होता है UPSC प्रीलिम्स में उसी टाइप का ये पेपर होने वाला है जो कि 10th and 25th को होगा. एंड देन 30th नवंबर को जो टेस्ट होगा दैट इज़ UPSC प्रीलिम्स CSAT यानी पेपर 2 का जो
पेपर होता है प्रीलिम्स के अंदर, उसके ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, आप इसके अंदर स्कॉलरशिप एंड प्राइजेस वर्थ ऑफ 15 lakhs आर अवेलेबल फॉर दोज हु स्कोर टॉप 50 रैंक्स इन दीज एग्जाम, राइट। और ये जीएस पेपर 1 जो है उसके लिए सिलेबस आपके लिए अवेलेबल है, आप इसमें गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो आप स्लाइड को पॉज करके इसमें से एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट भी मिलेगा इसके अंदर, सो उसके अंदर आप अपने सब्जेक्ट वाइज जो रिपोर्ट है उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो दैट्स इट, आप एनरोल कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। नाउ शुरू करते हैं आज का हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। तो सबसे पहले हमने देखा कि आज का जो फ्रंट पेजेस पे न्यूज़ आई है रिसेप के बारे में। रिसेप एज यू नो स्टैंड फॉर रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है। तो इसके अंदर अभी करेंटली 15 कंट्रीज़ हैं। एक समय पे इंडिया भी इसका पार्ट था जब वो नेगोशिएशन चल रही थी, ठीक है। बट 2019 में इंडिया पुल्ड आउट, ठीक है, यानी इंडिया जो है वो बाहर आ गया बिकॉज इंडिया के कुछ कंसर्न थे जो कि रिसेप के अंदर शायद हार्म हो सकते थे इंडियन इंटरेस्ट, तो इंडिया ने इसमें से 2019 में पुल आउट कर दिया। तो रिसेप में अगर मेंबरशिप की बात हम लोग करें तो इसमें आप देखते हैं 10 आसियान कंट्रीज़ हैं, ठीक है। आसियान कंट्रीज आप आई एम श्योर आपने पढ़ा ही होगा कई बार आसियान कंट्रीज़ के बारे में। इसमें आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया है। इनके अलावा इसमें 5 कंट्रीज़ और हैं, ठीक है। तो अगर हम उनको डिस्कस करें, फर्स्ट इज चाइना, देन जापान, देन साउथ कोरिया, नेक्स्ट इज साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक। तो ये 5 कंट्रीज़ हैं प्लस जो 10 आसियान कंट्रीज़ है वो इसमें अवेलेबल है। अगर नेक्स्ट हम इसमें बात करें, सो ये जो ग्रुप है अगर इसमें एक डोमिनेंट प्लेयर की बात करें तो इसमें डोमिनेंट प्लेयर जो है चाइना है। तो दिस चाइना बैक ग्रुप इज एक्सपेक्टेड टू रिप्रेजेंट एटलीस्ट 30% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी एंड विल इमर्ज एज द लार्जेस्ट फ्री ट्रेडिंग एग्रीमेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है। सो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि एक लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा होगा, ठीक है। This mega trade bloc is a landmark initiative which is expected to boost commerce among the member countries spread across Asia Pacific region. Right? India has ended its negotiation on RCEP last November over terms that perceived to be against its interest. ठीक है। तो अगर मैं अपन रीजंस के बारे में डिस्कस करें कि क्यों इंडिया ने इसमें से पुल आउट कर लिया, बिकॉज ऑफ फर्स्ट चाइना, ठीक है। अगर इंडिया और चाइना का अगर हम डेफिसिट देखें तो दैट इज़ अराउंड $60 बिलियन, इतना डेफिसिट है इंडिया का चाइना के साथ, ठीक है। सो अगर हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में चले जाते हैं चाइना के साथ तो शायद ये जो ट्रेड डेफिसिट है ये कई गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। एक तो प्राइमरी कंसर्न ये हो गया, यानी जो चाइना के चीप इंपोर्ट्स जो हैं वो इंडियन मार्केट को फ्लड कर देंगे, ठीक है, जिससे जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। वो उतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाएंगे चाइनीज़ चीप इंपोर्ट्स के मुकाबले, बिकॉज आप जानते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर आपको जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो कम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ था। देन हम बात करें जो कंट्री है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये जो 2 कंट्रीज़ हैं इनके जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है या फिर जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनके दोज आर वेरी चीप या बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव हैं इंडियन प्रोडक्ट्स के मुकाबले। तो इसलिए इंडिया का जो डेयरी प्रोडक्ट था या जो फार्मिंग जो सेक्टर है उसके लिए एक तरीके से बहुत ज़्यादा हार्म होता, ठीक है। तो ये कुछ कंसर्न्स थे जिनको चलते इंडिया ने इस ग्रुप के अंदर जाना से अपने आप को विड्रॉ कर लिया, ठीक है, डिस्पाइट दिस बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री ट्रेडिंग एग्रीमेंट एट द मोमेंट, ठीक है।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो 15 कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के साथ नेगोशिएट करी थी, तो इनमें से जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ हैं लाइक जापान, साउथ कोरिया, चाइना एंड अदर्स, ठीक है। तो ये जो सब कंट्रीज़ हैं इनके साथ इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चल रहा था, ठीक है। तो ये जो कंसर्न्स थे इंडिया के इस ग्रुपिंग के अंदर वो एड्रेस नहीं हो पाए, इसलिए इंडिया ने विड्रॉ कर दिया। और हमने देखा है कि ये जो ग्रुप है अब इसने ऑफिशियल एक तरीके से टेक ऑफ कर लिया है, यानी ऑफिशियली एग्जिस्टेंस में आ गया, नेगोशिएशंस ओवर हो गई है। तो इन्होंने ऐसा बोला है कि इंडिया जो है मेंबरशिप ले सकता है इसके अंदर, इंडिया कैन टेक मेंबरशिप आफ्टर गिविंग इट्स कंसेंट इन राइटिंग, ठीक है। तो इंडिया इसकी मेंबरशिप ले सकता है बाद में, राइट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इस आर्टिकल से रिलेटेड। नेक्स्ट हम देखते हैं। सो ये जो आज का एडिटोरियल पेज था उसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आया आपके लिए। ये बात करता है ट्रेड यूनियंस के बारे में, ठीक है। ट्रेड यूनियंस हम जानते हैं कि जो वर्कर्स होते हैं उनके जो इंटरेस्ट होते हैं या जो उनका जो एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन की बात आती है उस चीज़ को ट्रेड यूनियंस देखता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हम कुछ इसमें इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो ट्रेड यूनियन की अगर हम एग्जिस्टेंस की बात करें तो इन इंडिया ट्रेड वर्कर्स वन द लीगल राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस अंडर कॉलोनियल रूल इन 1926। तो पहला इंडिया के अंदर जो ट्रेड यूनियन का जो एग्जिस्टेंस लीगली अगर हम बात करें तो वो 1926 से आया था, जब कॉलोनियल रूल के अंडर ये एक्ट पास किया गया था, दैट इज ट्रेड यूनियन एक्ट वॉज अडॉप्टेड इन 1926, ठीक है। तो ये एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हो गया। बट रिसेंटली हमने देखा जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कुछ लेबर रिफॉर्म्स किए हैं, ठीक है। इन लेबर रिफॉर्म्स से क्या हुआ है कि 4 कोड लाए गए हैं, जैसे कि IRC यानी इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। देन नेक्स्ट मैं बात करूं तो वेजेस कोड, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज थर्ड इज सोशल सिक्योरिटी कोड। और फाइनल जो हम बात करें दैट इज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड, ठीक है। तो अगर मैं एक बेसिक आइडिया आपको बताऊं कि ये कोड क्यों लाए गए थे, क्योंकि इंडिया का जो लेबर लॉज का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तरह तरह के लॉज हैं जिसके अंडर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़े स्केप्टिकल रहते हैं, यानी उनको ऐसा लगता है कि इंडिया के अंदर जो लेबर लॉज हैं ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और इनकी वजह से जो बिज़नेस करना है वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट जो है ये 4 लेबर कोड्स लेके आई थी, जिससे कि जो लेबर लॉज हैं वो सिंप्लीफाई हो जाए। तो आपने इसमें देखा जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, देन वेजेस कोड, देन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड एंड फोर्थ इज सोशल सिक्योरिटी कोड, ठीक है। तो ये 4 कोड लाए गए। तो ये जो आर्टिकल है ये स्पेसिफिकली डील करता है विद IRC दैट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में जो लाया गया था रिपील्ड द ट्रेड यूनियन एक्ट। इसके अलावा इसने रिपील किया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947 एंड फाइनली द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, ठीक है। तो आपको ये 3 एक्ट पता होने चाहिए जिनको इसने रिप्लेस किया, दैट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट एंड द ट्रेड यूनियन एक्ट, ठीक है। इन 3 एक्ट को सब्ज्यूम कर दिया गया है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड्स के अंदर, ठीक है। बट ये आर्टिकल बात करता है IRC यानी इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है, इसने वाइडन कर दिया है ग्राउंड अंडर विच ट्रेड यूनियंस मे बी डी रजिस्टर्ड, ठीक है। तो जो ट्रेड यूनियन को डी रजिस्टर यानी उनको जो लीगल स्टेटस है वहाँ से हटाने के जो प्रोविजंस हैं उनको बहुत ज़्यादा वाइडन कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम कुछ बात करें इन प्रोविजंस की तो अ ट्रेड यूनियन कैन बी डी रजिस्टर्ड फॉर कॉन्ट्रोवर्शन ऑफ अनस्पेसिफाइड प्रोविजंस ऑफ द कोड। इट सिंपली सेज दैट डी रजिस्ट्रेशन वुड फॉलो इन केस ऑफ कॉन्ट्रोवर्शन बाय ट्रेड यूनियंस ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस कोड, ठीक है। तो इसके अंदर जो प्रोविजंस हैं डी रजिस्टर करने के किसी भी ट्रेड यूनियन को वो स्पेसिफाइड नहीं किए गए हैं, प्रॉपरली एक तरीके से लेड आउट नहीं है, ठीक है। यानी एक इलेबोरेट तरीके से वो नहीं गिवन है, इसलिए जो डी रजिस्ट्रेशन करने का एक जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है।
When a trade union is deregistered, it can no longer represent its members before the dispute resolution machinery or in a court. And the moment a trade union loses its registration, any collective decision making by its member and elected officer can be declared illegal. ठीक है, तो ऐसे मेंबर अगर वो डीरजिस्टर हो जाते हैं तो पहले तो हम बात करते हैं राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, जो कि हम देखते हैं आर्टिकल 19 के अंदर गिवन है, एक फंडामेंटल राइट है, एक तो उसके ऊपर हार्म होता है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें, जैसे ये बॉडीज इलीगल हो जाती है तो इनकी जो एक्टिविटीज़ होंगी ऐसी बॉडीज़ की वो क्रिमिनल एक्ट के अंडर आ जाती है, ठीक है, जिससे कि ये जो वर्कर है उनका क्रिमिनलाइजेशन किया जा सकता है या उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा सकता है बाय द एम्प्लॉयर्स या बड़ी जो इंडस्ट्री है उनके द्वारा, ठीक है। तो उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है, ऐसा ये आर्टिकल बताता है हमको। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल थी इस आर्टिकल से रिलेटेड। तो हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं अब। तो ये बात करता है अरुणाचल रिकॉर्ड्स बेस्ट सेक्स रेशियो एंड मणिपुर द वर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली सेक्स रेशियो, ठीक है। तो सेक्स रेशियो एट बर्थ इज द नंबर ऑफ फीमेल्स बोर्न पर 1000 मेल, ठीक है। तो हमने इस जो रिसेंट ये जो रिपोर्ट आई है दैट इज़ फ्रॉम रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो कि हमारा जो सर्वे है, जो हर 10 साल में जो सर्वे होता है जो बॉडी कंडक्ट कराती है वो ये बॉडी है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। तो उन्होंने रिसेंटली रिपोर्ट निकाली वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है। तो जो सिविल रजिस्ट्रेशन यानी जो रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं बच्चों के एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसके जो डेटा आए हैं उनसे ये रिपोर्ट निकाली गई है। सो इसके अंदर देखा गया अरुणाचल का जो सेक्स रेशियो है दैट वाज द बेस्ट, सो इट वाज अराउंड 1084, ठीक है। और वाइल मणिपुर रिकॉर्डेड द वर्स्ट अकॉर्डिंग टू द 2018 रिपोर्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन है, द लेवल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ हैज़ बीन इंक्रीज्ड टू 89% इन 2018 फ्रॉम 81% इन 2009, यानी 8% का इंक्रीज देखा हमने रजिस्ट्रेशन में बर्थ में, ठीक है। तो बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट इज इशूड फ्री ऑफ चार्ज बाय अ रजिस्ट्रार कंसर्न इफ बर्थ इज रिपोर्टेड विद इन 21 डेज, ठीक है। तो अगर जो बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया जाता है विद इन 21 डेज, ठीक है, तो ऐसे केस में जो सर्टिफिकेट मिलेगा दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड इफ रिपोर्टेड विद इन 21 to 30 डेज इट विल बी रजिस्टर्ड ऑन अ पेमेंट प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। कुछ फी दे के आप फिर रजिस्टर करा सकते हो उसको। बट अगर ये जो रजिस्ट्रेशन है इट इज डन आफ्टर बर्थ और डेथ आफ्टर 30 days, देन it can be registered within written permission of a prescribed authority and on production of a affidavit made before a notary public and officer authorized by state government and on a payment of fee, ठीक है। तो कुछ रेगुलेशन लग जाते हैं अगर आप 30 days के बाद और विद इन अ ईयर अगर वो रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो आपको कुछ फी भी पे करनी पड़ेगी, इसके अलावा आपको एक एफिडेविट भी देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें ऐसे बर्थ या डेथ्स की जो कि रिपोर्ट किए जाते हैं 1 year आफ्टर द ऑकरेंस, देन दे शैल बी रजिस्टर्ड ओनली ऑन ऑर्डर्स ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास आफ्टर वेरीफाइंग द करेक्टनेस एंड ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फी, ठीक है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल जो है उसके पर्सपेक्टिव से आपके लिए कुछ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। तो ये बात करता है इंडिया यूएस कीन ऑन ट्रेनिंग पीस मिशंस। तो ये कहता है कि इंडिया जो है और जो यूएस है वो साथ मिलकर कुछ ट्रेनिंग पीस मिशंस कंडक्ट करना चाहते हैं। तो अगर हम बात करें इस आर्टिकल की, तो इंडिया हैज़ बीन कंसिस्टेंटली अमंग द टॉप कंट्रीब्यूटिंग नेशंस टू द यूएन and is the 5th largest with 5,424 पर्सनल्स in 8 countries, ठीक है। तो इंडिया के करीब 4,424 जो पर्सनल्स हैं वो इंडिया ने कंट्रीब्यूट कर रखे हैं। अगर हम बात करें जो यूएन की पीस कीपिंग फोर्स होती है यानी UNPKF, जो कि यूएन की पीस कीपिंग फोर्स होती है, तो किसी भी वॉर ट्रॉन एरिया में जहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है या और कोई वॉर चल रहा है वहाँ पे इनको डिप्लॉय किया जाता है ताकि ये पीस को रिस्टोर कर सके, ठीक है। तो ये जो फोर्स है इसके अंदर इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो है वो 5th लार्जेस्ट है, ठीक है। सो रिसेंटली इंडिया और जो यूएस है वो साथ में मिलके
ट्रेनिंग पीस मिशंस की बात करें इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक वियतनाम एंड अदर्स, ठीक है। तो अगर हम यूएस की बात करें, यूएस ऑन द अदर हैंड हैज़ नेवर कंट्रीब्यूटेड ग्राउंड ट्रूप्स बट कंट्रीब्यूट 27% ऑफ यूएन पीस कीपिंग बजट, ठीक है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो यूएस है उसकी कोई ग्राउंड प्रेजेंस नहीं है इन यूएनपीकेएफ, दैट इज यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स। बट अगर हम बजट की बात करें तो 27% जो बजट है वो यूएन पीस कीपिंग फोर्स में, या जो यूएन का जो पीस कीपिंग बजट है उसमें यूएस कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, जो कि आई थिंक एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट है अगर आप इसका कंपैरिजन इंडिया के साथ करेंगे, राइट। सो इन 2016 इंडिया एंड यूएस बिगेन अ जॉइंट एनुअल इनिशिएटिव यूएन पीस कीपिंग कोर्स फॉर अफ्रीकन पार्टनर्स। तो इंडिया और जो यूएस है वो एक जॉइंट प्रोग्राम ऑलरेडी कंडक्ट करा रहे हैं फॉर अफ्रीका, ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम कंडक्ट कराने की बात की जा रही है ये कराई जा रही है फॉर साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। सो इंडिया का जो एक कॉपरेशन है विद यूएस जो आर्म फोर्सेस है वो इस एरिया में भी डेवलप हो रहा है, दैट इज इन ह्यूमैनिटेरियन एरियाज के अंदर इंडिया और जो यूएस की फोर्सेज है उनका एंगेजमेंट हो रहा है या एक कोऑर्डिनेशन हो रहा है, राइट। नेक्स्ट हम बात करें तो चाइना भी है, वो भी सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड कर रहा है अपना कॉन्ट्रीब्यूशन टू यूएन पीस कीपिंग फोर्स। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो चाइना ने करीब 2500 ट्रूप्स, दैट इज 2500 ट्रूप्स China has deployed in UN missions and has committed another 8,000 troops as standby. Once implemented, it will make China the largest provider of troops to UNPK. ठीक है, तो अभी तो अगर चाइना का कंपैरिजन करें इंडिया के साथ तो जो ट्रूप्स है वो कम है नंबर में, बट जो चाइना का जो कमिटमेंट है दैट इज ऑफ 8,000 एडिशनल ट्रूप्स, जिसकी अगर इम्प्लीमेंट जब हो जाएगा तो चाइना सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बन जाएगा टू यूएनपीकेएफ, ऑलराइट। सो जो चाइना का जो रोल है ग्लोबल स्केल पे इस जो मूव है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो चाइना कंट्रीब्यूट्स 12% ऑफ यूएन रेगुलर बजट एंड 15% ऑफ पीस कीपिंग बजट, ठीक है। वहीं अगर हम इंडिया का कंट्रीब्यूशन देखें तो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत मार्जिनल है, दैट इज 0.83% एंड 0.16% ऑफ द पीस कीपिंग बजट, ठीक है। बट अगर हम इंडिया के रोल की बात करें तो इंडिया का जो रोल है बहुत पहले से है और इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है जो फोर्सेस के नंबर में या जो हम मिलिट्री पर्सनल डिप्लॉय करते हैं वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इंडिया हैज सो फॉर पार्टिसिपेटेड इन 51 ऑफ द 71 मिशंस एंड कंट्रीब्यूटेड ओवर 2 लाख पर्सनल, ठीक है। तो जब से ये यूएन पीस कीपिंग एग्जिस्टेंस में आया है तब से लेके अब तक जो इंडिया का जो डेवलपमेंट है दैट इज ऑफ 2 लाख पर्सनल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो ये आर्टिकल हमारे इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। हमने रिसेंटली भी डिस्कस किया था कि एक क्राइसिस जो चल रहा है इथियोपिया में, ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो इथियोपिया है जो कि हम मैप में देखते हैं तो ये जो हॉर्न ऑफ जो अफ्रीका जिसको हम बोलते हैं, ये जो रीजन जो मैंने मार्क किया इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। तो इनमें 4 कंट्रीज आती हैं, दैट इज सोमालिया, देन इथियोपिया, देन जिबूती एंड फाइनली इरिट्रिया, ठीक है। तो ये 4 कंट्रीज जो है ये मिलके बनाती है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो आप ये अगर शेप को देखें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये राइनो का हॉर्न हो जैसे, ठीक है। इसलिए इन 4 कंट्रीज को बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। तो हमने देखा ये जो इथियोपियन जो रीजन है यहाँ पे कन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक सिविल वॉर की सी सिचुएशन हो रही है। तो अगर हम इसको बात करें या जो पुराना हमने जो बात करी जिसको रिवाइज करें तो यहाँ पे एक एरिया है विच इज़ कॉल्ड टिग्रे, ठीक है। तो इथियोपिया जो है एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ पर, और जो स्टेट्स हैं जैसे कि टिग्रे एक स्टेट है यहाँ पर। तो ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे इनको काफ़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी होती है फेडरल सेटअप के अंदर, हम ये चीज़ जानते हैं, हमने पॉलिटी के अंदर ये पढ़ा है, ठीक है। तो टिग्रे के अंदर एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन द टिग्रे जो कि यहाँ की जो रूल स्टेट गवर्नमेंट है और जो इथियोपिया बेस्ड जो गवर्नमेंट है, इनके बीच में एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है,
ठीक है, क्योंकि टिग्रे बेस्ड जो गवर्नमेंट है उनका ऐसा मानना है कि जो इथियोपिया में जो गवर्नमेंट है, यानी जो यहाँ के पीएम है अबी अहमद, ठीक है, उनका ऐसा मानना है कि वो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन करना चाह रहे हैं और जो फेडरल स्ट्रक्चर है इथियोपिया का उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। और इथियोपिया में आप जानते हैं यहाँ पर बहुत सारी एथनिक ट्राइब्स रहती हैं, ठीक है। ये जो एथनिक ट्राइब्स हैं ये मिलके इथियोपिया की पॉपुलेशन को बनाते हैं। तो सारे जो स्टेट हैं वो मोस्ट प्रोबेबली एथनिक ट्राइब्स के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर जो टिग्रे है, यहाँ पर जो ट्राइब रहती है, उनका ये मानना है कि जो इथियोपियन फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन कर रही है पावर का, बहुत ज़्यादा पावर अपने अंडर एज्यूम कर रही है, जिसके कारण जो टिग्रे की जो ऑटोनॉमी है वो खतरे में है। इसलिए इन दोनों जो रीजन है इनके बीच में फाइट चल रही है। और अगर हम बात करें तो इरिट्रिया जो है एक लॉन्ग ड्रॉन कन्फ्लिक्ट रहा है इरिट्रिया और इथियोपिया के बीच में, जो कई साल चला। और हमने देखा रिसेंटली इन 2019 जो नोबेल पीस प्राइज दिया गया था वो इथियोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर उनको दिया गया था, दैट इज अबी अहमद, फॉर रिजॉल्विंग दिस कन्फ्लिक्ट बिटवीन इरिट्रिया एंड इथियोपिया। तो इससे भी एक कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ क्योंकि टिग्रे के जो ऑटोनॉमी है उसको ये थोड़ा हार्म करता था, ये जो पीस हुआ है इन दोनों रीजन्स के बीच में। सो रिसेंटली देखा गया कि यहाँ पे एक सिविल वॉर की सिचुएशन हुई, दोनों जो फेडरल जो आर्मी है और जो टिग्रे की जो अपनी लोकल आर्मी है उनके बीच में फाइट हुआ, जिसकी वजह से हमने देखा कि अराउंड 25,000 इथियोपियंस फ्ली टू सूडान, ठीक है। तो आप ये मैप में देखिए तो सूडान जो है इनका नेबरिंग कंट्री है इथियोपिया का। तो यहाँ से कन्फ्लिक्ट हुआ तो इसमें हमने देखा कि बहुत सारे जो माइग्रेंट्स हैं इथियोपियन रीजन से वो सूडान की तरफ चले गए, ठीक है। और अगर नंबर की बात करें तो अराउंड 25,000 इथियोपियंस हैव फ्ली। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो सूडान की गवर्नमेंट है उन्हें कैसे सस्टेन कर रही है। और हम देखते हैं एक इंटरनेशनल बॉडी या जो एक यूएन एजेंसी है दैट इज़ UNHCR, इसका जो इसके अंदर एक रोल है उसको हम देखते हैं। सो UNHCR दैट इज यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज इज अ UN refugee agency and a global organization dedicated to saving lives, protecting the rights, building a better future for refugee, forcibly displaced community and stateless people। तो ये जो बॉडी है ये UN की एक एजेंसी है जो कि जो रेफ्यूजीज़ होते हैं उनको उनका टेक केयर करती है, ठीक है, ताकि ऐसे जो रेफ्यूजीज़ हैं उनकी जान को बचाया जा सके, उनके जो राइट्स हैं उनको बचाया जा सके। तो उसके लिए बॉडी का क्रिएशन किया गया है। So it was created in 1950 to help millions of Europeans who had fled or lost their homes। तो हम जानते हैं 1950s का जो टाइम था दैट वाज ऑफ द कोल्ड वॉर एरा। तो इस जस्ट तुरंत जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड था उसके बाद का ये टाइम है। तो हमने देखा बहुत सारे लोगों ने अपने घर और जो एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं वो उनको प्रोसिक्यूट किया गया, इसलिए वो और कंट्रीज़ में फ्ली करने लगी जहाँ पे उनके पास कोई प्रॉपर सिटीजनशिप राइट्स नहीं थे, और या और भी तरह के जो पर्सनल लिबर्टी के जो राइट हैं वो उनके ख़त्म होते हुए दिख रहे थे। तो उसको बचाने के लिए UNHCR को बनाया गया और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। अगर हम UNHCR की इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंडिया ने इस जो बॉडी है उसका एक कन्वेंशन है दैट इज़ रेफ्यूजी कन्वेंशन, ठीक है। इस कन्वेंशन को इंडिया ने साइन नहीं कर रखा है, ठीक है, एंड ऑल्सो डज नॉट हैव अ नेशनल रेफ्यूजी प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क। इंडिया के पास कोई फ्रेमवर्क भी नहीं है नेशनल रेफ्यूजीज़ के लिए, ओवरऑल रेफ्यूजीज़ के लिए इंडिया के पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है। बट इंडिया का जो रेफ्यूजी प्रोटेक्शन जो एक पूरा स्टैंड है वो एक बहुत इलेबोरेट और केस बाय केस बेसिस पे चलने वाला एक प्रोग्राम है, ठीक है, केस बाय केस बेसिस पे हमारा चलता है, ठीक है, ये प्रोग्राम। तो हमने देखा जब बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर हुआ तब उस दौरान बहुत सारे रेफ्यूजीज़ जो बांग्लादेश के थे वो इंडिया में आ गए, तो इंडिया ने उनको हेल्प किया, ठीक है। तो डिस्पाइट इंडिया ने ऐसा कोई फ्रेमवर्क साइन नहीं कर रखा, लेकिन इंडिया का जो एक रिकॉर्ड है रेफ्यूजी प्रोटेक्शन में वो बहुत अच्छा है, ठीक है। और रिसेंटली हमने देखा जो रोहिंग्या क्राइसिस हुआ था उसके अंदर थोड़ा इंडिया को बैकलैश लेना पड़ा था, यानी इंडिया के लिए ये थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी कंट्रीज़ ने इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाया कि उन्होंने रेफ्यूजी कन्वेंशन को फॉलो नहीं किया, ठीक है, क्योंकि रेफ्यूजी कन्वेंशन ऐसा बोलता है कि कोई भी रेफ्यूजी जो दूसरी कंट्री में असाइलम लेने के लिए आता है
तो जो असाइलम देने वाली कंट्री है वो ऐसे रिफ्यूजीज़ को वापस उस कंट्री में नहीं भेज सकती जहाँ पे उनकी लाइफ को डेंजर है। तो रोहिंग्या आप जानते हैं म्यांमार से आए थे, म्यांमार से, ठीक है। सो इस केस में इंडिया ने हेल्प करने की कोशिश किया कि ये जो रोहिंग्याज हैं इनको वापस रिहैबिलिटेट कर दिया जाए म्यांमार के अंदर, ठीक है। सो इस कारण इंडिया को थोड़ा बैकलैश लेना पड़ा फ्रॉम इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। बट इंडिया का ऑब्जेक्टिव ये था कि हम जो है इन रोहिंग्याज को पीसफुली म्यांमार के अंदर बसाएंगे, ये आइडिया था इंडिया का यहाँ पे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप यू लर्न समथिंग ऑफ वैल्यू, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।